इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर, एपीमर, एनामर वगैरह आदि का अध्ययन किया था। अब इसमें हम कुछ प्रमुख मोनोसेकेराइड्स का अध्ययन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड है। जंतुओं में सर्वाधिक रूप से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स में से एक है। और हम देखते हैं और हम जानते भी हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो रासायनिक फैक्ट्री एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, उसमें ये ईंधन के रूप में काम कर रहा है। कहने का मतलब ग्लूकोज ही हमारे ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा इसे ग्रेप शुगर है, ब्लड शुगर है, डेक्स्ट्रोज शुगर आदि नामों से जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर होता है, एल्डोज प्रकार का, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। तो ये ग्लूकोज की बात हो गई। ठीक है। सेकंड नंबर पर मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो शहद में पाई जाती है और मीठे फलों में पाई जाती है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि शहद और मीठे फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और ये मीठी भी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है। चूँकि ये फ्रूट्स में पाई जाती है इसलिए फ्रूट शुगर भी कहते हैं इसको। इसको लेबुलोज भी कहते हैं। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो शर्करा होती है वो दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शुगर है उसको बनाने में, सेरिब्रोसाइड को बनाने में, हेमीसेल्यूलोज को बनाने में, ये जो मैंने बताया कि भाई लैक्टोज है, सेरिब्रोसाइड है, हेमीसेल्यूलोज है, उनका घटक है ये लैक्टोज। क्या? सॉरी, गैलेक्टोज। ठीक है। दूसरा ये ब्रेन शुगर भी कहलाती है। इसका ब्रेन में लेवल बना रहना चाहिए। ब्रेन शुगर होती है ये। ओके। इसके बाद मैनोज। मैनोज जो होती है वो मेनन के रूप में पादपों में तथा ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जंतुओं में पाई जाती है। इसके अलावा अंडे में एल्ब्यूमिन और हेमीसेल्यूलोज का भी घटक है ये। ठीक है। इसके बाद में राइबोज। राइबोज एक पेंटोज शुगर है, हमने पढ़ा अभी। और ये जो होता है वो आरएनए में, एटीपी में, एनएडी में, एफएडी में, एनएडीपी में, इन सब का घटक होता है। इन सबको बनाने में ये राइबोज शुगर जो होती है वो प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो मेनली डीएनए का कंपोनेंट होता है, डीएनए का घटक होता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हो, ये दोनों पेंटोज शुगर है। ये वाली राइबोज पेंटोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ये राइबोज शुगर से ही बनती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो दूसरे नंबर का जो कार्बन है ये वाला, ठीक है ना, दूसरे नंबर का ये कार्बन है, इस कार्बन से जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें से O निकल जाए, इस OH का O निकल जाए, जैसे कि ये। ठीक है। यहाँ OH में से O निकल गया है, तो दूसरे नंबर के कार्बन के OH ग्रुप में से O निकल जाने पर, यानी कि डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो जाने पर, कौन से? दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होने से राइबोज शुगर जो होगी वो डीऑक्सी राइबोज शुगर में बदल जाएगी। ठीक है। तो समझ में आया डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है? राइबोज शुगर के दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है वो डीएनए का प्रमुख कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है अरेबिनोज। ये गम अरेबिक में पाई जाने वाली शर्करा है। अब हम कुछ व्युत्पन्न शर्कराओं के बारे में देखते हैं। व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव जो शर्कराएं हैं, यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट के अलावा के जो मटेरियल है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, वो भी इनमें पाए जाते हैं, जो कि व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है कि जो पहले नंबर का कार्बन होता है वहाँ OH के स्थान पर मिथाइल समूह पाया जाता है। OH के स्थान पर क्या पाया जाएगा? मिथाइल समूह। ठीक है। ग्लाइकोसाइड मतलब पहले नंबर के कार्बन के OH के स्थान पर मिथाइल समूह हो, तो ये व्युत्पन्न हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, तो ये ग्लाइकोसाइड कहलाता है। सेम वे में ग्लूकोनिक एंड ग्लूकोरोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक एंड ग्लूकोरोनिक अम्ल, इनमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो पहले नंबर का छठे नंबर का कार्बन होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। पहले नंबर के और छठे नंबर के कार्बन, ग्लूकोज के पहले और छठे नंबर के कार्बन के ऑक्सीकरण से ये ग्लूकोनिक और ग्लूकोरोनिक अम्ल बनते हैं। और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड में मिलता है। इसके बाद में ग्लूकोज एमीन है, गैलेक्टोज एमीन है, हाइल्यूरोनिक अम्ल है। ये जितने भी मैंने बताया भाई, ये सारी जो शर्करा होती है इनमें अमीनो समूह पाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप में अमीनो फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक। यानी जो शुगर होती है, हमने अभी पढ़ा है मोनोसेकेराइड जो हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा कि एल्डोज प्रकार की शुगर में एल्डिहाइड और कीटोज प्रकार की शुगर में कीटोन
पाए जाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस वजह से ये जो मोनोसेकेराइड होती है ना, एल्डिहाइड और कीटोन की वजह से अपचायक के रूप में काम करेगी। जैसे कि क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रिक यानी C+2, इसको उसका अपचयन कर देगी और कॉपर यानी C+1 में चेंज कर देगी। इसलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि अपचयन का काम करती है। और इसी आधार पे इनका टेस्ट किया जाता है, जैसे फेलिंग विलियन टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होता है ना, फेलिंग टेस्ट का, बेनेडिक्ट टेस्ट, वो टेस्ट इसी आधार पे किया जाता है कि इनमें ये एल्डिहाइड और कीटोन शर्करा समूह पाए जाते हैं इसी आधार पर। और ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, यानी डायबिटीज़ जो मरीज होते हैं उनमें डायबिटीज़ का पता लगाने में बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर मूत्र में शर्करा उपस्थित हो तो हल्के पीले से लेकर के ईंट जैसे लाल कलर तक चेंज हो जाता है मूत्र का कलर बेनेडिक्ट टेस्ट करने पर, ये विलियन बेनेडिक्ट विलियन उसमें मिलाने पर। क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो इसका अपचयन कर देगा और कलर चेंज हो जाएगा। बेनेडिक्ट में भी ये कॉपर होता है, जो कॉपर का अपचयन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट और है कि जो मोनोसेकेराइड होती है वो कुछ मोनोसेकेराइड वलय के रूप में पाई जाती है, रिंग के रूप में। और अगर 6 सदस्य वाली रिंग है तो पायरिनोज बनेगा, और 5 सदस्य वाली रिंग है तो फ्यूरिनेज कहलाता है। 6 सदस्य वाली रिंग को पायरिनोज और 5 सदस्य वाली रिंग को फ्यूरिनेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोनोसेकेराइड्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब मोनोसेकेराइड के बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बैठ नहीं पाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।